नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। आज पुलिस स्मृति दिवस है। गृहमंत्री ने कहा, सरकार सुरक्षा बलों को तकनीकी से सुसज्जित कर अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने पर काम कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर। तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय क्षेत्र में आए लापता चीनी सैनिक को वापस उसके देश भेज दिया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.81% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। दोपहर समाचार में निखिल कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। आज पुलिस स्मृति दिवस है। पुलिसकर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन 1959 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने लद्दाख के दुर्गम दर्रों में अपने पराक्रम और बलिदान की गाथा लिखी थी। सीआरपीएफ और खुफिया ब्यूरो के 20 जवानों का एक गश्ती दल लापता टोही दल को ढूंढने निकला था, जब उस पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस अचानक हमले और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने बड़ी संख्या में भारी हथियारों के साथ आए चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया। इस लड़ाई में सीआरपीएफ के 10 जवान देश की रक्षा में शहीद हो गए थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान, वीरता और प्रतिबद्धता के लिए उन्हें याद रखेगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि पुलिस स्मृति दिवस शहीद होने वाले पुलिस जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान और सेवाओं को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर जघन्य अपराधों के समाधान तक, आपदा प्रबंधन में सहयोग और कोविड-19 महामारी की रोकथाम तक पुलिस के जवानों ने बिना किसी संकोच के योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को उनकी कर्मठता और सतर्कता पर गर्व है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार सुरक्षा बलों को तकनीकी से सुसज्जित कर अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने पर काम कर रही है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड को संबोधित करते हुए ये बात कही। देश की सीमाओं की सुरक्षा, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल हो, चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, चाहे आईटीबीपी हो, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से की है। मगर इसके साथ साथ अब हम टेक्नोलॉजी को भी जोड़ना चाहते हैं। मानव बल के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़कर देश की सीमाओं को अभेद बनाना, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस पर गृह मंत्रालय बहुत डिटेल काम कर रहा है। मुझे आशा है कि आने वाला परिवर्तन भी हमारे बहादुर जवान स्वीकारेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और टेक्नोलॉजी और तत्परता दोनों का मिलान करते हुए हम देश की सीमाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने पुलिसकर्मियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखें। मैं आपको और आपके परिवारजनों को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे हैं। मैं आपको मोदी सरकार की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आप देश को संभालिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालिए। नरेंद्र मोदी सरकार आपके और आपके परिजनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी, जागरूक रहेगी और प्रतिबद्ध भी रहेगी। आने वाले दिनों में ढेर सारे परिवर्तन पुलिस हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और इसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग के लिए भी हम लेने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आज ये स्मारक जो यहां खड़ा है, आने वाले अनेक वर्षों तक हर पुलिस के जवान को प्रेरणा देता रहेगा।
श्री शाह ने कहा कि अब तक 35,398 पुलिसकर्मी राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण गंवा चुके हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 264 जवान ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुलिस स्मारक मात्र सीमेंट, पत्थर और ईंट का बना हुआ नहीं है, बल्कि ये उन पुलिसकर्मियों को बलिदान को भी याद दिलाता है जिन्होंने राष्ट्रीय तिरंगे की शान और देश की आजादी को अक्षुण्ण रखा है। गृहमंत्री ने कहा कि पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कर्मियों ने कोविड योद्धाओं के रूप में भी अग्रिम मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विनम्रता के साथ देश के सामने रखना चाहता हूं कि पुलिस परिवार के लोगों ने, सुरक्षा बलों ने ये लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे 343 साथी हमने गंवाए हैं। उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर एक कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। पुलिस का ये बलिदान, कोविड के खिलाफ जो लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें हमेशा सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। श्री शाह ने कहा कि पुलिसकर्मियों की मातृभूमि के लिए प्रतिबद्धता हर भारतीय को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि देश को पुलिसकर्मियों के अदम्य साहस और उनकी विशिष्ट सेवा पर गर्व है। आंध्र प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में इंदिरा गांधी नगर निगम स्टेडियम में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कर्तव्य पालन के दौरान शहीद जवानों पर लिखी एक पुस्तिका का विमोचन किया। भारत ने चीन के उस लापता सैनिक को वापस उसके देश भेज दिया है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय क्षेत्र में आ गया था। उसे 18 अक्टूबर को पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में पकड़ा गया था। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि भारत और चीन के बीच इससे संबंधित समझौते के तहत भारतीय सेना ने आज सवेरे इस सैनिक को चीन की सेना को सौंप दिया। पीपल्स लिबरेशन का यह सैनिक भारत चीन सीमा के निकट एक स्थानीय चरवाहे की बैल ढूंढने में मदद करते हुए भटक गया था। चीन की सेना ने उसके लापता होने के बारे में भारतीय सेना को सूचना दी थी। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा था कि दोनों देशों के बीच समझौते के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे चीन के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। बिहार में राज्य विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक कई रैलियां कर रहे हैं। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री एक दिन में कई चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में कई जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमुई में एक चुनावी रैली में कहा, राजद के पुराने कार्यकाल को लोग भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अब भी याद है कि राज्य में किस प्रकार अपहरण और अपराध का बोलबाला था। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केसरिया में एक जनसभा में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के पास 10 लाख नौकरियां देने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। यह सिर्फ चुनावों में लोगों को लुभाने के लिए किया गया वादा है। राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज महागठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में 10 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राज्य विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी है। इस चरण में 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 884 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इस सीट का उपचुनाव भी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के साथ ही होगा। उम्मीदवार इस महीने की 23 तारीख तक नाम वापस ले सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने बदलाव पत्र नाम के इस घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया है।
पार्टी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, वरिष्ठ नेता राज बब्बर और शक्ति सिंह गोहिल ने संयुक्त रूप से पटना के सदाकत आश्रम में इसे जारी किया। श्री सुरजेवाला ने कहा कि यदि महागठबंधन सत्ता में आता है तो हाल ही में पारित कृषि सुधार विधेयक खारिज कर दिया जाएगा और किसानों के बिजली बिल और कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और छोटे किसानों को 4% ब्याज पर सस्ते कृषि ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जल का अधिकार लागू किया जाएगा। पार्टी के घोषणा पत्र में युवाओं के लिए अवसर पैदा करने की बात कही गई है। राज्य में निवेश और उद्योगों के लिए बेहतर आर्थिक व्यवस्था विकसित की जाएगी। श्री सुरजेवाला ने कहा कि बुद्ध और सूफी जैसे धार्मिक सर्किटों को आपस में जोड़ा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि राज्य में लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इंटरमीडिएट परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। मंत्रिमंडल गठन की पहली बैठक में 10 लाख स्थायी रोजगार सृजित किए जाएंगे। श्री गोहिल ने कहा कि प्रत्येक बेरोजगार युवा को 1500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। उन्होंने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 800 रुपए प्रति माह मानद पेंशन का वायदा किया। इसके अलावा 80 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वालों को प्रति माह 1000 रुपए पेंशन देने का भी वायदा किया गया है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट नाम से जारी घोषणा पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी ने रोजगार, शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर जोर दिया है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पटना में इसे जारी करते हुए कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो दूसरे राज्यों में पलायन करने वालों को रोकेगी और उन्हें सम्मानजनक रोजगार देने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि एक समर्पित रोजगार पोर्टल भी जारी किया जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि सरकारी विभागों के सभी खाली पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आईटी पार्क और आर्थिक गलियारे स्थापित किए जाएंगे। श्री पासवान ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन योजना लागू की जाएगी। श्री पासवान ने कहा कि सभी जिलों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग को निजी अस्पतालों में इलाज के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि सत्तारूढ़ नीतीश सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा 10% बढ़ा दी गई है। केंद्र ने इस संबंध में निर्वाचन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। आयोग ने कहा था कि कोविड के मद्देनजर उम्मीदवारों को प्रचार में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा खर्च करने की अनुमति दी जाए। विधि मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अब 77 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। पहले ये सीमा 70 लाख रुपए थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार खर्च की सीमा बढ़ाई गई थी। लद्दाख स्वायत्त शासी पहाड़ी विकास परिषद के आम चुनाव के लिए मतदान पार्टियों के पहुंचने, आवश्यक सामग्री के वितरण और सुरक्षा बलों की तैनाती का काम सभी 294 चुनाव केंद्रों पर संपन्न हो गया है। विकास परिषद के छठे आम चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आज पुलिस स्मृति दिवस है। गृह मंत्री ने कहा, सरकार सुरक्षा बलों को तकनीकी से सुसज्जित कर अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने पर काम कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर, तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय क्षेत्र में आए लापता चीनी सैनिक को वापस उसके देश भेज दिया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.81% हुई और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर अब 88.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67,95,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है और इस समय केवल 9.67% लोग संक्रमित हैं। इस समय देश में कोविड-19 के केवल 7,40,000 रोगी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,044 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड-19 के मामले 76 लाख से अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावी रणनीति और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पहल से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है।
इस समय भारत में मृत्यु दर 1.51 है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 717 रोगियों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,15,914 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,83,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक देश में 9,72,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों के साथ गहन चिकित्सा कक्ष में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए कोविड मरीजों की संख्या में सितंबर के पिछले सप्ताह से काफी कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में बताया कि ऐसी ही स्थिति उपचाराधीन रोगियों के संदर्भ में भी है। संक्रमितों की कुल संख्या के 10% से भी कम का उपचार चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति से चिकित्सा की मूल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और कोविड उपचार प्रबंधन में मानक प्रक्रिया के तहत ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा रहा है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने बताया कि पिछले 10 माह में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं देखी गई। देश में पिछले 10 महीने में कभी भी मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हुई और वर्तमान में भी मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सो वी आर इन अ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल पोजीशन। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में एक केंद्रीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो राज्यों के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई को मॉनिटर करता है। इसी प्रकार के कंट्रोल रूम राज्यों ने और संघ शासित क्षेत्रों ने भी स्थापित किए हैं। श्री भूषण ने बताया कि देश में पिछले 7 दिन में प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 310 लोग संक्रमित हुए। उन्होंने कहा कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ लोगों की संख्या 67 लाख से अधिक हो गई है, जो विश्व में सबसे अधिक है। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.17% हो गई है। ये दर राष्ट्रीय औसत से 5.54% अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,100 रोगी स्वस्थ हुए हैं। संक्रमित रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। वर्तमान में 11,060 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 1,94,889 रोगी कोरोना वायरस से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड से 1,011 रोगियों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट कराए जाने से राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि हर रोज 1 लाख से अधिक जांच की जा रही है। अब तक 93,89,946 जांच की जा चुकी हैं। असम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 666 नए मामलों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ट्वीट में बताया कि कल 38,585 नमूनों की जांच की गई और सक्रिय मामलों की दर 1.73% थी। उन्होंने बताया कि लगभग 87% रोगी ठीक हुए हैं। इस समय राज्य में लगभग 27,000 सक्रिय मामले हैं। इस बीच दुर्गा पूजा सहित त्योहारों के मौसम में राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड से बचाव के लिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र का पूरी तरह से पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म हो गया है और आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे फिर शुरू हो रही हैं, लेकिन हम सबको अभी पूरी तरह से सतर्क रहना है। राष्ट्र के नाम संबोधन में कल श्री मोदी ने कहा कि जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक कोरोना से लड़ाई में भारत लंबा सफर तय कर चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव का टीका बनने तक ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों को याद दिलाया कि लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वायरस अभी नहीं गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी लोगों से अपील की है कि आगामी त्योहारों के दौरान कोविड से बचाव की सावधानियों में लापरवाही न करें। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों को सही सलाह दी है कि टीका तैयार होने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के उपाय जारी रहने चाहिए। वंदे भारत अभियान के तहत चीन के लिए संचालित होने वाली दिल्ली ग्वांगझो सेक्टर के लिए 23 अक्टूबर की विशेष उड़ान को तकनीकी और अन्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। अब ये उड़ान 30 अक्टूबर को दिल्ली वुहान दिल्ली सेक्टर के लिए संचालित की जाएगी।
पेइचिंग में भारतीय दूतावास ने आज ये अधिसूचना जारी की। किसी भी सहायता के लिए भारतीय नागरिक और ओसीआई कार्ड धारक भारतीय दूतावास के helpdesk.beijing@mea.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले दिल्ली ग्वांगझो सेक्टर के लिए 30 अक्टूबर को संचालित होने वाली वंदे भारत अभियान की एक अन्य उड़ान भी स्थगित कर दी गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा। कल रात दुबई में किंग्स 11 पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए। शिखर धवन ने 61 गेंद में 106 रन की पारी खेली। जवाब में किंग्स 11 पंजाब ने 1 ओवर बाकी रहते 5 विकेट खोकर 165 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ किंग्स 11 पंजाब 10 मैच में 8 अंक हासिल कर 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 10 मैच में से 14 अंक लेकर शीर्ष पर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान से उत्पादित एथेनॉल का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनका आभार व्यक्त किया है। राज्य में धान के अतिरिक्त उत्पादन से बने एथेनॉल की कीमत 54.87 प्रति लीटर तय की गई है। मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि राज्य के किसानों से खरीदा गया अतिरिक्त धान सीधे एथेनॉल संयंत्रों तक पहुंचाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, ताकि किसान सीधे इन संयंत्रों को धान बेच सकें। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त धान से सीधे एथेनॉल का उत्पादन करने से राज्य के किसानों की आर्थिक प्रगति में सहायता मिलेगी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की जिला अदालत परिसर में एक पारिवारिक अदालत की शुरुआत की गई है। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना का उद्देश्य पारिवारिक मामलों में कम खर्च पर और जल्द न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन अदालतों की स्थापना के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा है। साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये अदालतें अपेक्षित उद्देश्य को पूरा करने में सफल होंगी। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर में 0.25% तक छूट देने की घोषणा की है। सिबिल स्कोर के आधार पर 75 लाख रुपए से अधिक का होम लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज दर में 0.25% की छूट दी जाएगी। ग्राहकों को इसके लिए बैंक के डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म योनो के जरिए आवेदन करना होगा। बैंक ने 30 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक के होम लोन पर क्रेडिट स्कोर आधारित 0.2% की छूट देने की घोषणा की है। पहले ये छूट केवल 0.1% थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल बडगाम में कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वीकेंड ट्रस्ट विषय पर 3रे विश्व सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त शहबाज अहमद मिर्जा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने प्रभावी और परिणामोन्मुखी नीति निर्माण के लिए भरोसेमंद आंकड़ों के महत्व और सांख्यिकी विदों तथा नीति निर्माताओं के बीच के अंतर को पाटने की आवश्यकता पर जोर दिया। आजाद हिंद सरकार के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज दिल्ली के लाल किले पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल उपस्थित थे। आजाद हिंद फौज के 99 वर्षीय नायक ललतीराम, 101 वर्ष के सिपाही परमानंद यादव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य भी समारोह में मौजूद थे। श्री पटेल ने अपने संबोधन में आजाद हिंद सरकार का स्थापना दिवस मनाने की परंपरा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा।
जीवन दांव पर लगाकर ही आजादी मिलेगी, उसकी कीमत तब समझ में आती है। शायद हम आज आजादी की कितनी कीमत कर पाते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे और नेताजी के जन्म जयंती का 125वां वर्ष होगा। देश में अब एक नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। हम सब आईएनए के उन तमाम शहीदों के प्रति आदरणीय नेताजी के चरणों में और जो हमारे जीवित स्मारक है उनके चरणों में भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज बाढ़ प्रभावित उस्मानाबाद जिले का दौरा करके किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने उस्मानाबाद जिले में कोटगांव के नजदीक तुलजापुर में किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार प्रभावित किसानों की मदद करने का हर संभव प्रयास कर रही है। श्री ठाकरे ने यह भी कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही किसानों के लाभ और कल्याण के लिए मंत्रिमंडल में निर्णय लेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित किसानों से सरकारी राहत कोष से चेक भी वितरित किए। विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दारकन ने भी सांगली जिले में वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बारिश से प्रभावित किसानों के लिए समय पर निर्णय नहीं लेने के लिए एनडीए सरकार की आलोचना करते हुए दारकन ने कहा कि किसानों से मिलकर उन्हें राहत देने के बजाय एनडीए सरकार इस मामले की राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ राज्य सरकार किसानों को हुए नुकसान की समीक्षा करने में समय मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता किसानों के लिए तत्काल मदद नहीं देने के लिए केंद्र सरकार को दोष दे रहे हैं। देवप्रिया भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेज वर्षा और बाढ़ की स्थिति में हैदराबाद में सरोवरों और झीलों के तटबंधों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने सिंचाई विभाग और स्थानीय अधिकारियों को 12 विशेष दलों का गठन कर शहर के जलाशयों की जांच और आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए हैं ताकि शहर में अप्रिय घटना न हो। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे कई आवासीय कॉलोनियों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ का जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय दल कल तेलंगाना जाएगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। चेन्नई, कोलकाता में गरज के साथ सामान्य बारिश हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लद्दाख में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे आ गया और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 4 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। हैदराबाद में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। गुवाहाटी में शाम या रात के समय गरज के साथ बारिश हो सकती है। समाचार कक्ष से तन्वी तनेजा। हरियाणा देश के 29 राज्यों में एनीमिया मुक्त भारत AMB सूचकांक में सबसे ऊपर है। पूरे भारत में एनीमिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। ये जानकारी चंडीगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की 8वीं बैठक के दौरान दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक जारी किया गया, जिसमें हरियाणा 46.7 सूचकांक के साथ शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 34 राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2019-20 में पहली बार राज्य में 93% टीकाकरण किया गया था। ऑस्ट्रेलिया को वार्षिक युद्धाभ्यास मालाबार में भाग लेने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित करने के भारत के फैसले का समर्थन करते हुए अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने कहा है कि चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक मुखरता के सामने क्वाड को मजबूत बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू को लिखे एक पत्र में सांसदों ने ये बात कही। कोविड-19 महामारी के कारण चीन ने भारत प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया है। चीन के खतरनाक इरादों को भांपते हुए अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी मजबूत सैन्य उपस्थिति की प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। अमेरिकी सांसदों के समूह ने कहा कि ये आवश्यक है कि अमेरिका और भारत क्वाड सदस्यों के साथ साथ न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के बीच भी संवाद स्थापित करें।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज पुलिस स्मृति दिवस है। गृहमंत्री ने कहा, सरकार सुरक्षा बलों को तकनीकी से सुसज्जित कर अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने पर काम कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर। तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय क्षेत्र में आए लापता चीनी सैनिक को वापस उसके देश भेज दिया। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 88.81% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।